आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यद्यपि हमने वॉइस के बारे में आप लोगों को एक बार पूर्व में भी बताया था, किंतु इस बार आपको हम विस्तार से वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वॉइस का शाब्दिक अर्थ है वाच्य, और इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस क्या है, जानेंगे कैसे कि यह एक्टिव वॉइस है या यह पैसिव वॉइस है। तो हम देख लें एक्टिव वॉइस क्या है। तो वह वाक्य जिसमें कार्य का करने वाला प्रमुख हो और उसे ही वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाए, वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक बार फिर से, वह वाक्य जिसमें कार्य को करने वाला, कार्य को संपन्न करने वाला, कार्य को संपादित करने वाला प्रमुख होता है और उसे ही या उसी शब्द को ही वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे सीता टेल्स अ लाई, सीता झूठ बोलती है। यहाँ झूठ बोलने का काम सीता कर रही है और सीता को ही वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया, इसलिए यह वाक्य कैसा वाक्य कहलाया, एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या है, वह वाक्य जिसमें कार्य के करने वाले को कोई महत्व न दिया जाए, कोई प्राथमिकता न दी जाए, वरन ऑब्जेक्ट को महत्व दे दिया जाए और उसी ऑब्जेक्ट को वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाए, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस कहलाता है। एक बार फिर से, वह वाक्य जिसमें कार्य के करने वाले को कोई महत्व न दिया जाए, कोई प्रमुखता न दी जाए, बल्कि ऑब्जेक्ट को महत्व दे दिया जाए और उसी ऑब्जेक्ट को वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाए, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे अ लाई इज टोल्ड बाय सीता, झूठ सीता के द्वारा बोला जाता है। यहाँ भी झूठ बोलने का काम सीता कर रही है, लेकिन सीता को महत्व न देकर उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया और ऑब्जेक्ट अलाई को सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया, इसलिए ऐसा वाक्य हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। हम दोनों वाक्यों को एक साथ लेकर देखते हैं कि दोनों वाक्यों में ही सीता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन एक्टिव वॉइस में सीता को सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया और पैसिव वॉइस में सीता को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया। हम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो केवल उन्हीं वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं जिनकी क्रियाएं ट्रांजिटिव होती हैं, जिनकी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जिनकी क्रियाएं इनट्रांजिटिव होंगी, उन वाक्यों का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। तो जानेंगे कैसे कि कौन सी क्रिया ट्रांजिटिव है और कौन सी क्रिया इनट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव क्रिया की पहचान के लिए हम वाक्य की क्रिया के साथ व्हाट और whom का प्रश्न करते हैं। यदि इनमें से किसी एक शब्द का या दोनों शब्द का, चाहे व्हाट का या whom का या व्हाट और whom दोनों का, अगर उत्तर वाक्य में मिल जाए, तो जो शब्द उत्तर के रूप में मिलेगा वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जब वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो क्रिया ट्रांजिटिव होगी, सकर्मक होगी। और यदि इन दोनों शब्दों से प्रश्न करने पर किसी भी शब्द का उत्तर वाक्य में न मिले, तो क्रिया इनट्रांजिटिव होगी। भले ही अन्य किसी शब्द से प्रश्न करें तो उत्तर मिल जाए। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि एक शब्द से प्रश्न करने पर एक ही उत्तर मिलेगा,
ऐसा नहीं कि वही शब्द व्हाट में भी मिल जाए, वही शब्द whom में भी मिल जाए, वही शब्द when में भी मिल जाए, वही शब्द where में भी मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो शब्द व्हाट के प्रश्न के उत्तर में मिलेगा वह whom के प्रश्न में नहीं मिलेगा, जो whom के प्रश्न के उत्तर में मिलेगा वह व्हाट के उत्तर में नहीं मिलेगा। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि जब दो अलग अलग शब्दों से प्रश्न करते हैं तो हमें दो अलग अलग उत्तर मिलते हैं, और जब दो अलग अलग उत्तर मिलते हैं इसका मतलब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होंगे। पहला होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जानेंगे कैसे कि कौन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो हम देख लें। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने जा रहे हैं। अगर वाक्य की क्रिया के साथ हम व्हाट का प्रश्न करते हैं और व्हाट के प्रश्न के उत्तर में जो शब्द हमें मिलेगा वह प्रायः निर्जीव होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो वाक्य की क्रिया के साथ हम whom का प्रश्न करते हैं और जो शब्द उत्तर के रूप में मिलेगा वह प्रायः सजीव होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि व्हाट के प्रश्न के उत्तर में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, वह निर्जीव होगा। whom के प्रश्न के उत्तर में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और वह सजीव होगा। उदाहरण लेके देख लेते हैं। राम सिंग्स अ सॉन्ग, ही कॉल्स यू, शी गोज टू स्कूल, यू गेव मी अ बुक। तो राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गीत गाता है। राम क्या गाता है? तो राम गीत गाता है। राम किसको गाता है? इसका उत्तर नहीं मिला। ही कॉल्स यू, वह तुम्हें बुलाता है। वह क्या बुलाता है? उत्तर नहीं मिला। वह किसको बुलाता है? तो तुम्हें बुलाता है, यू मिला। शी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। वह क्या जाती है? उत्तर नहीं मिला। वह किसको जाती है? उत्तर नहीं मिला। वह कहाँ जाती है? तो स्कूल, वेयर के प्रश्न में मिला। इसी तरह यू गेव मी ए बुक, तुमने मुझे एक पुस्तक दिया। तो यू गेव मी, तुमने मुझे दिया अ बुक, पुस्तक। तुमने मुझे क्या दिया? अ बुक, क्या के प्रश्न में अ बुक मिला। तुमने पुस्तक किसको दिया? किसे दिया? तो मुझे दिया। इसका मतलब इसमें व्हाट के भी उत्तर में मिल रहा है और whom के उत्तर में भी मिल रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो हमारे वाक्य व्हाट के प्रश्न में हमें पहले में असांग मिला, फिर whom से किए तो उत्तर नहीं मिला। इसी तरह दूसरे वाक्य में whom से किए तो यू मिला, व्हाट से किए तो कुछ नहीं मिला। जबकि तीसरे वाक्य में व्हाट और whom दो में से किसी का भी उत्तर नहीं मिला। और चौथे प्रश्न में व्हाट के उत्तर में अ बुक मिला, whom के उत्तर में मी मिला। इस प्रकार वाक्य नंबर 1, 2 और 4 की जो क्रियाएं हैं वह ट्रांजिटिव हुई। क्यों? क्योंकि इनमें व्हाट और whom से प्रश्न करने पर उत्तर मिला और इनका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। लेकिन वाक्य नंबर 3 में इन दो शब्दों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब इस वाक्य की क्रिया इनट्रांजिटिव है और इसका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाएंगे। किंतु एक बात का ध्यान रखेंगे कि कभी कभी कुछ इनट्रांजिटिव क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन लगा होता है और वह प्रीपोजिशन उस क्रिया को ट्रांजिटिव बना देता है, और जैसे ही क्रिया ट्रांजिटिव बनी तो उस वाक्य का हम एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं। इसे हम लोग विस्तार में बाद में देखेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुल कितने टेंस के वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो कुल 8 टेंस के वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अर्थात प्रेजेंट में इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, पास्ट में इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, फ्यूचर में इंडेफिनिट और परफेक्ट।
अर्थात किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। इसके अतिरिक्त हम इंपरेटिव वाक्यों का और कुछ जो हमारे अन्य मिसलिनियस हमारे सेंटेंस होते हैं उनका भी कुछ हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। हम लोग इन्हें विस्तार में आगे देखेंगे। इसको देखने के पहले हम लोग यह देख लें कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कुछ कोड वर्ड्स का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जो कोड वर्ड्स का उपयोग करते हैं उसे हम लोग जान लें, नहीं बाद में हमें पता नहीं चलेगा कि यह लिखा क्या है। तो अगर यस लिखा मिले तो सब्जेक्ट है, कर्ता है। एचवी लिखा मिले तो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। एमवी लिखा मिले तो वह मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ओ लिखा मिले तो वह ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ओ डब्ल्यू लिखा मिले तो वह अदर वर्ड्स हैं, अन्य शब्द हैं। क्यू डब्ल्यू लिखा मिले तो वह क्वेश्चनिंग वर्ड्स है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। ACT लिखा मिले तो वह एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य है। PASS मिले तो वह पैसिव वॉइस है, कर्मवाच्य है। तो हम ध्यान यह रखेंगे कि यह तो हमारे वॉइस की इंट्रोडक्शन रहा कि हम कैसे वॉइस को देखेंगे, कैसे वॉइस को पहचानेंगे, किन वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, किस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, किन टेंसेस का नहीं बनाएंगे, किन वाक्यों का नहीं बनाएंगे। इसे हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा। अब हम लोग बनाने के नियम, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सभी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।